जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो और दिलों को मिलाते रहो। नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और खुशियों के रंग की बातों से शुरुआत हुई है, तो कितनी खूबसूरत बात है कि मुस्कुराहट और खुशी इनका एक सा नाता है, क्योंकि ये दोनों साथ चले तो जीवन में जितने भी रंग होते हैं ना, बड़े खूबसूरती से हमारे अंदर आते चले जाते हैं। मुस्कुराहट से किसी से बात करते हैं सुबह सुबह तो वो अपना हो जाता है। तो एक मुस्कुराहट चेहरे पर रखिए और हर दिन हर सुबह हमसे यही मुलाकात करते रहिए। और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे जो रंगों में डूबे रहते हैं, जी, जिन्होंने रंगों को अपनाया और रंगों में इतना काम किया कि वो रंग उन्हें ज़िंदगी के बड़ी बड़ी ऊंचाइयों वाले रंग तक ले गए। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय जो जितने पुरस्कार होते हैं बड़े बड़े, उनको पाने वाले सम्मानित व्यक्तित्व के धनी, और साथ ही साथ देश विदेश में एकल चित्र प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने वाले और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले, साथ ही साथ भारत का और राजस्थान का नाम रोशन करने वाले। आइए स्वागत करते हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका धरती धुरारी में। बहुत नमस्कार तरुण जी। सर आपकी बात, आपकी जो चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कितने सारे रंग हैं, और आपकी पेंटिंग्स जब देखा तो मैं डूब गया उन रंगों में। तो आपका और रंगों का नाता कब से शुरू हुआ, ये बात शुरू करते हैं पहले। तरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और बात रंगों की आपने की, भाव की बात की, तो एक्चुअली बचपन काफ़ी मेरा सच कहें तो बहुत मुश्किलों से गुजरा है जी। और आपको मुश्किलें जीवन सिखाती है, मुझे ऐसा लगता है। और जब जीवन की शुरुआत मुश्किलें से हो तो आप अपने अपने रंग और अपने रास्ते ढूंढते हैं। जी। मेरा जन्म राजपूत परिवार में हुआ और एक बहुत छोटे गांव में, जहां शिक्षा के लिए 5वीं क्लास का स्कूल हुआ करता था। और माहौल शायद ऐसा नहीं था जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जब ये आप समझते हैं, मैं किसी व्यक्ति और वर्ण विशेष की को आप बिल्कुल अन्यथा न लीजिएगा जी, पर स्पेशली मेरे राजपूत को में कला थोड़ा दूसरा व्यवसाय माना गया है जी। उसको शायद दिगर चीज़ समझी गई है, उसको वो एक दौर था। लेकिन अब तो जिस तरीके से युवाओं में और परिवार में सभी में समझ होती है और वो बच्चों को कला की ओर प्रेरित करते हैं, ये आज के ज़माने में है। लेकिन उस वक्त जब आपका वक्त रहा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम रही? बिल्कुल, वहाँ नहीं, वहाँ देखिए छोटे गांव में इस तरह की समस्याएं हमेशा सदैव रही हैं, चाहे वो क्योंकि हम लोग उस तरह से सोच नहीं पा रहे थे, या परिवारों में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि आप जाएं किसी के चित्र देखें या अलग नृत्य को सीखें या आप स्पोर्ट्स में जाएं, कि छोटे गांव में छोटी व्यवस्था होती है। तो मैं 2 चीज़ें हमेशा मुझे प्रभावित करते रही। सबसे पहले तो मैं एक जिक्र करूंगा जी, जो मेरे नानी सा का एक वक्तव्य आप बहुत कहते थे जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, जाते तो इतना सा है, ऐसा बोलते थे। अच्छा, अंगूठे के बराबर है। तो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैंने मुझसे पूछा, फिर मैंने कहा हुक्म ये क्या, मतलब क्या वजह का बार बार मुझे अंगूठा जैसा बोलते, कि तू हुआ इतना ही था, पतला, बहुत छोटा था और ऐसा लगता था बचेगा नहीं। अच्छा। तो तेरे लिए बहुत कोशिशें की, ने बहुत मन्नतें मानी, मामा मेरे पीठ पे लाद के पता नहीं कई गाँव तक लेके गए जी। और ये सब कई सालों तक रहा। मैं 2 भाइयों के बीच में, मतलब इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार कम ही मिला होगा उस समय, या सही कह के ज़्यादा लालन पालन की पोषण में थोड़ी असुविधा रही होगी, क्योंकि गैप थोड़ा कम था। तो उस समय में इस तरह की राजकीय चिकित्सालय व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी, कुछ और चीज़, तो गाँव में मतलब काफ़ी परेशानियों से भरा वक्त था वो। हाँ, ये तो देखिए, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी तो आप किसी बड़ी चीज़ को पाने का ध्येय या मादा नहीं रख पाएंगे जी। आपको वो चीज़ें तैयार करती है, उस समय वो माहौल तैयार करता है। मतलब अभाव की ज़िंदगी से प्रभाव की ज़िंदगी में जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है जी, उस बारे में पूरा जानकर बहुत अच्छा लगने वाला है। तो उस वक्त जब आप ये चीज़ें फील करते थे, देखते थे, तब कहीं मन में ये ख्याल था कि मुझे चित्रकार बनना है, या फिर सपना कुछ और बनने का था? देखिए, अलग बनने का तो मैं शुरू से सोचता था, क्योंकि पगडंडियाँ बहुत थी गांव में जी। और मुझे हमेशा लगता था कि एक पगडंडी कोई रास्ता है जो मुझे कहीं आगे तक लेके जाएगा, और वो मेरी सोच का हिस्सा रही है। इसलिए मैंने शिक्षा पे सबसे पहले जोर दिया जी। और मैं पैदल चल के, छोटा गाँव बीजवाड़े, वहाँ जाके हम लोग ने पढ़ाई की। और जब पढ़ रहे थे तो 3री क्लास 4th क्लास तक की बात है, तो लगता था कि कुछ
इस यात्रा का कुछ संभावना है इस यात्रा में जी। तो जब मैं वापस आता था तो जब मंदिर हमारे घर के बाहर से, मंदिर गांव में आसपास ही होते हैं, तो उन मंदिरों की पे कालिक होती है। पुराने मंदिर आप देखें, दो चीज़ें हमारे गांव में नहीं बदलती है, एक तो मंदिर और महल जी, दोनों में दुर्दशा रहती है। आप देखिए चाहे क्योंकि सामूहिक होता है जी। नहीं, लेकिन अब तो काफ़ी जीर्णोद्धार है और उन चीज़ों को हम देखें तो ये बहुत अब तो हमारी जो धरोहरें हैं, जी। यूँ कहीं गाँवों को भी देखते हैं तो अब तो पूरी तरीके से बदलाव है। लेकिन हाँ। वो वक्त जो आपने देखा उस चीज़ को हम सोच कर ही ऐसे सोच पा रहे हैं, तो आज की तारीख में तो बहुत कुछ बदलाव है। पर आपके और रंगों का जो जुड़ाव था, यूँ कहीं कि पहली बार कब चित्रकला ज़िंदगी में आपके मैं वहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरा विषय वही था, क्योंकि जब मैं आता तो वो देखता था तो मुझे वो जो कालिक या काई जमना या उस तरह के धारे बन जाना, वो मुझे इंस्पायर करते। तो मुझे एक दिन लगा कि चलो इसको पेंटिंग करें। तो हमने बात किया, तो उस समय बड़े छोटे छोटे मीडियम हुआ करते थे जिसमें खड़िया और गेरू वो जी। तो एक पेंटर हुआ करते थे, तसवारी गांव था हमारा, वहाँ से वो आए। तो उन्होंने संयोग था उस समय कि मैं स्कूल से आ रहा और वो बैठे कुछ पेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा सर मैं भी कुछ करूँ? तो उन्होंने कहा हाँ कीजिए। तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। ये हो सकता है वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। तो मुझे लगा कि ये हो सकने वाली जो संभावना है इसका मतलब इसमें भी है। तो मैंने उनसे पूछा सर इसमें क्या, जब आप पेंट करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, आशीर्वाद मिलेगा और हो सकता है कुछ दक्षिणा भी दे दें मंदिर जी। तो खैर वो प्रोफेशनल पेंटर थे, शायद उनको मिलता रहा होगा। तो उस तरह से मुझे भी फिर 2-4 बार ऐसा अनुभव हुआ और फिर मैंने भी कोशिश की उनके साथ। तो वो एक भाव जो मेरी जो परतें खुलने वाला जो एहसास है वो उससे मेरा जी। तो उनसे प्रेरणा मिली, ऐसा कहिए कि आप अपने गांव को, अपने आसपास की चीज़ों को आप सुंदर बना सकते हैं जी। और उसी चीज़ को जब आप पूर्व काल से देखते रहे, आपको अंदाजा कि ये इस तरह की थी और उसका नवीन रूप देखें जी, तो वो एक खास चीज़ थी जो मुझे इंस्पायर करती थी। तो यहाँ इंस्पिरेशन की बात अब करते हैं। जैसे आपने बताया कि वो शख्स जो उस वक्त व्यावसायिक तौर पे चित्रकार थे और मंदिर को चित्र करने आए, तब आपने उनका सहयोग किया। आपके जीवन में अब इतना वक्त हुआ, आपने चित्रकला को दिया, किसे आप अपनी प्रेरणा मानते हैं? मुझे लगता है देखिए इस जीवन में आपको हर आदमी सिखाता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी शिक्षा का श्रेय प्रकृति को जाता है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आपके हर कदम पे हर आदमी शिक्षक होता है आपके जी, जो आपको कुछ न कुछ सिखाता है। कला के विषय की जहाँ तक बात करें, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत छोटा रहा और ये सिर्फ प्रेरणा ही कह सकते हैं कि मुझे वहाँ से प्रेरणा मिल गई। लेकिन शिक्षा का दौर शुरू हुआ था मेरा जयपुर आने के बाद। अच्छा। जिसको मैं आरंभिक शिक्षा कह सकता हूँ कि 12th, शायद उस समय 12th होता था जी, और शायद 10+2 भी बोला करते थे उस समय क्या था। तो वो मैं जयपुर आया, यहाँ पोदार स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। पर इससे पहले ये मैं एक छोटा सा किस्सा और जोड़ना चाहता हूँ। बताइए। जब मैं वहाँ से 5th क्लास जब मैंने किया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जी, करी जा सकती हैं ये पढ़ाई के अलावा। तो मैं विजयनगर एक जगह वहाँ गया, वहाँ से मेरे काकसा को मिराजते थे। तो मैं कुछ दिन ऐसे ही भटकता रहा, फिर उन्होंने कहा तो इधर ही आ जा। तो मैं वहाँ चला गया। वो उनको एक कोऑपरेटिव मिल हुआ करती थी जिसमें उसमें कॉटन का काफ़ी उस जोन में स्पेशली वो था। तो मैं वहाँ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि क्या इरादे क्या हैं? मैंने कहा पढ़ना है। तो कहा ठीक है, तो आप जाओ आओ। तो वहाँ से गुलाबपुरा और विजयनगर शायद 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फ़र्क है। तो मैं एक पुल से यात्रा करता और चला जाता आ जाता। तो वहाँ से एक एजुकेशन मेरा शुरू और वहीं बैठ के कुछ चीज़ें, मैं बीच में नदी थी, छोटी सी यात्रा के बीच में कुछ बनाने का मन करता, बैठ जाता। कई बार समय काटना होता था जी, कभी जल्दी निकल के कुछ लेना होता था। तो ये एक चीज़ें थी जो मुझे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग अलग रूपों में दिखती थी। तो चित्रकला को एजुकेशन के रूप में स्वीकारना, और ये उस वक्त क्या आपके पिताजी और आपके परिवार को गवारा गुजरा कि आप पढ़िए इसमें? उन्होंने अनुमति दी? उसमें तरुण, उसमें एक बड़ी मुश्किल थी मेरी जी। और मैं नेशनल एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था अभावों का मामला रहा मेरा, और कला मेरा स्वभाव है जी। कला स्वभाव है आपका, क्या बात है जी। तो मैंने हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा, और मैंने इस व्यवस्था को भी, मेरे पिता की माँ की व्यवस्था को भी मैंने दूसरे ढंग से एक्सेप्ट किया।
मुझे लगता है कि मैं 6 क्लास में कमाने लग गया था जी। जिसको कमाई कहते हैं कि आप कुछ करें, तो ये माध्यम मेरा पेंटिंग ही रहा जी। पेंटिंग के माध्यम से ही आपने कमाया। जी, स्केच बनाना, ड्राइंग बनाना, किसी की वॉल पेंट कर देना, किसी के बाहर शादी पे कुछ वेलकम लिख देना, या फिर वो जो हमारे राजस्थानी घोड़े और मांडने और वो बना देना। तो ये मुझे बहुत इंस्पायर भी करता रहा और मेरी आजीविका का हिस्सा भी था जी। और शिक्षा के लिए आपको आपके मूल ये रहते हैं कि मुझे यहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना, तो मैंने डिसाइड किया था मैं जयपुर जाऊँगा। जब मैं जयपुर आया यहाँ तो सांगानेर एक जगह है पासी में जी। तो सांगानेर बहुत खूबसूरत जगह है और प्रिंट भी बड़ा मशहूर है वहाँ का प्रिंट और वहाँ की सांगानेरी उमर ख़याम और सांगानेरी क्या बोलते हैं उसको जी, पर्दा जी, ये सब बहुत मतलब मुख्य प्रिंट की बात होती है। सांगानेरी प्रिंट की बड़ी मशहूर है। उसमें ब्लॉक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उस समय ब्लॉक से होता है, तभी तो स्क्रीन से होता है। स्क्रीन भी उसका एक उस समय भी स्टार्ट कर लिया था हम लोग, स्क्रीन भी करते थे जी। तो वहाँ आने पर मुझे लगा कि ये बहुत खूबसूरत काम है, इसको करना है। तो मेरी बुआ यहीं आसपास रहती थी, तो उनके बेटे भी वो शायद उनके दोनों मेरे भाई बड़े भाई थे मेरे जी, उनको भी वो क्या बोलते हैं ब्लॉक का काम करते थे। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैं भी करूँगा, तो किया मैंने। और मेरे जो ब्लॉग्स थे वो बहुत क्रिएटिव ब्लॉग्स थे, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था चीज़ों को थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देखता था। अच्छा, तो इसमें एक बात आपसे पूछता हूँ। एक होता है एक्सपीरियंस से सीखना, करते करते सीखना। एक होता है क्योंकि हम एक विधिवत शिक्षा ली जाती है चित्रकला की, वहाँ जाया। तो आपने क्या विधिवत शिक्षा भी ली इस एक्सपीरियंस के साथ? नहीं, मुझे देखिए, मैं कुछ कामों को बहुत अलग ढंग से करता था, ये मेरा स्वभाव रहा है। और ये जब ब्लॉग्स जब बनते थे तो जैसे आप देखें कि ज्योमेट्रिकल हैं, एक शेप में, एक यूनिफॉर्म में होते हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं होता था कि एक जैसा क्यों। तो मुझे लगा इसको थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से बनाएं, दूसरे ढंग से बनाएं। अलग पैमाना है, बहुत सारी चीज़ें हो तो नए ढंग से बनाई जा सकती है। और चित्रकला की जो सबसे बड़ी जो की है यही है कि आपको थोड़ा अलग करना है। तो मैं ब्लॉक अलग बनाता तो उनको जब लेके जाते तो वो सरप्राइज होती है, किसने बनाया, ये तो थोड़ा अजीब सा है, एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, तो वो बड़े कभी कभी खुश भी होते थे, कभी सरप्राइज भी होते थे, बोलो कौन है। तो फिर मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने काम बताना शुरू किया, तो मुझे वो बहुत इंस्पायर लगा। स्पेशली आपको हर चीज़ सिखाती है, ये मैं कह रहा था, प्रकृति का हर हिस्सा आपको सिखाता है। आपको अगर कारपेट डिज़ाइन करने तो आपको ज्योमेट्री, सिमेट्री और कैसे कलर, किस तरह से आपको लीफ बनाने, किस तरह आपको अरबिक बनाना है, इंडियन मिनिएचर बनाना है, आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट में कुछ फॉर्म डालना है। तो उस समय खास तरह की विधा तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं थे जो इस तरह के ग्रेजुएट करते हो आपको, वो आपके सेल्फ एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से आते थे जी। तो कोशिश रही, उसी से शायद सीख कर मैं यहाँ जयपुर में रहा 12वीं क्लास तक। फिर पता चला कि यहाँ एक आर्ट कॉलेज भी है जी। तो तब तक मैं सच बताऊँ तो बहुत प्रोफेशनल था मैं। अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैंने बहुत मिनिएचर किया उस समय, बहुत सारे सांगानेरी प्रिंट किए मैंने, बहुत सारे ड्राइंग्स किए जी, बहुत सारे कारपेट डिज़ाइन किए। उस नाम इसलिए नहीं ले तो भी बनता जी, नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे श्रद्धावान लोग रहे कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया, ऐसे मौके दिए कि आप कीजिए। और ये कला में कला गुरु से भी बड़ी हैसियत रखते हैं वो लोग, जो आपको किसी माध्यम से आपको कहें आप जरूर करो, प्रमोट करने का शायद इससे बढ़िया कोई जरिया। तो आर्ट कॉलेज में जब आप गए तब आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके थे बाहर, फिर वो शिक्षा आपने ग्रहण की जी। और वो जो कॉलेज का दौर था, क्या कुछ उसकी खट्टी मीठी यादें याद आती? नहीं, ऑफ कोर्स कॉलेज सबका सपना होता है, मेरा भी था। और मैं जब वहाँ जब इस तरह के कामों के बहुत सारे अनुभव रहे मेरे, तो उस बीच में एक छोटी सी और भी दिक्कत आई। क्या दिक्कत? ये कि मैं कुछ अजीब से कन्फ्यूजन में था कि मैं क्या करूं। तो मैंने महाराजा कॉलेज जो है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट हुआ करता, साइंस, महाराजा कॉलेज में साइंस तो कॉमर्स कॉलेज में आप कीजिएगा, कॉमर्स कॉलेज से। तो मैंने कहा चलो कॉमर्स में एडमिशन ले लेते हैं, ये तो हमारी आजीविका का साधन है जी, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, कर ही लेंगे। तो ये भाव बीच में आया और फिर लगा कि हम फाइनेंशियली चीज़ों को थोड़ा और ठीक से देख पाएंगे। तो ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या थोड़ा अपने आप को शिक्षा तो अच्छी और कॉन्फिडेंस की बात नहीं, शिक्षा आप कोई से भी संकाय में विषय में ग्रहण करें, अच्छी बात होती जी। तो नहीं, बिल्कुल मैं
स्वागत करता हूँ आपकी बात का, लेकिन इसमें एक असुविधा ये थी कि आप जिस विधा के हैं, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपका मन लालच रहता है, करना तो ये है, हो ये रहा है, और वहाँ कई सामाजिक प्रेशर भी रहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छा चित्रकारी तो करता है लड़का, लेकिन करता क्या है। बिल्कुल, ये सवाल मेरे पास भी बहुत मतलब काफ़ी रहे हैं, और क्योंकि छोटे गांव से आने पे ये हमेशा, अब इनफेक्ट आपको मैं बताऊंगा एक बहुत बड़ा रोचक किस्सा बाद में। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट भी कोई है, तो 1 साल मैंने वहाँ कॉमर्स का किया, फिर मैं वापस यहाँ आया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। यहाँ मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत आत्मीय ढंग से मुझे सपोर्ट किया कि तू अच्छा काम कर सकता है, कोशिश कर, यहाँ एडमिशन ले। तो यहाँ 5 ईयर डिप्लोमा शायद उस समय था, इक्विवेलेंट डिग्री। तो मैं यहाँ आया, तो तब तक मैं मिनिएचर काफ़ी करता था मैं जी। तो उस समय में मेरी राम गोपाल विजयवर्गीय जी से, राम जी, हाँ, कृपाल सिंह जी शेखावत जैसे लोगों से मेरी भेंट हुई, और मुझे लगा कि मैं कुछ और सीख सकूँ, तो मैंने ब्लू पोट्री सीखा। अच्छा, ब्लू पॉटरी भी आपने सीखा, मतलब कलर आपने कहीं भी नहीं छोड़े, जहाँ भी डिजाइन या कुछ चीज़ बन सकती है वो सब सीखा आपने। जी, एक्चुअली मुझे अभी भी मुझे कला की भूख है, और मुझे लगता है तृष्णा जरूरी है जी, और मृग तृष्णा नहीं, आपको सिर्फ भूख होनी चाहिए जी। दूसरे विषय को कैसे आपको अपनाना है इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जिस विषय में पारेंगे तो उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट, उसके और एस्पेक्ट्स ढूंढने की बात जी। उनको एक्सप्लोर। यहाँ अब जब कोई एक चित्रकार होता है, उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मेरी प्रदर्शनी लगे, मेरे चित्र देखने दुनिया से लोग आएँ जी। तो आपकी पहली एकल चित्र प्रदर्शनी कब लगी, किस उम्र में लगी, और क्या वो वाक़या था? ये शायद बात 84-85 की रही होगी जी। तब मैं स्कूल ऑफ आर्ट में था, और मैंने काम, उस समय हमारी पूरी वैश्विक स्थिति बड़ी मतलब ख़राब थी, ऐसा कहिए कि एक अजीब सा माहौल, वार का माहौल सा बनेला। इराक में कुछ इश्यूज़ थे जी, ईरान में कुछ इश्यूज़ थे, तो वो इश्यूज़ मुझे बड़े इंस्पायर करते थे। उस समय मैंने एक काम किया था, गल्फ वार करके कुछ, जी, गल्फ पीरियड हाँ, बड़ा डेंजरस रहा हाँ, था जी। तो उस समय मैं वो काम कर रहा था, मेरे एक शो हुआ था, मैंने यहीं राजस्थान ललित कला अकेडमी इसके एक प्रांगण में किया था, तो मैं स्टूडेंट ही था एक्चुअली, तब मैंने किया था, और तो अच्छा रहा। राम गोपाल जी विजयवर्गीय और उस समय के मिनिस्टर रहे थे काफ़ी, जी, नरेंद्र कंवर जी, सब लोग आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, भाई लड़का अच्छा कर रहा है, तो काफ़ी प्रशंसा की उन्होंने। तो अब आपने बहुत सारी चित्रकला की प्रदर्शनियाँ की है, देश विदेश में की है। बात अभी हाल ही में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव और संसद मार्ग पर आपकी बनाई हुई वो वीर वीरांगनाओं के जो चित्र जो रहे उसकी वो रही, तो ये कैसे मन में ख्याल आया था, और इससे जुड़ने के लिए कितना वक्त लगा उन्हें बनाने में, क्या रहा बताइए? देखिए, आज़ादी का ये तो अमृतकाल चल ही रहा है जी, और मैं भी इससे पूर्व मैं आपको ये कहूँगा कि ये जब आप किसी समाज, प्रकृति या शिक्षक गणों से कुछ लेते हैं तो देने का वक्त भी आपका आता है जी, और मुझे लगता है हर इंसान का ये सबसे अहम धर्म है कि वो कम से कम समाज को कुछ लौटाए। जी, तो उन परिस्थितियों में, हालांकि ये बात बहुत एकदम आगे आ गई है जी, तो अभी मैं दिल्ली हूँ काफ़ी टाइम से, मैं मिनिस्ट्री में, कल्चर मिनिस्ट्री में रहा हूँ, मैं एडवाइजरी रहा हूँ नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट में। मेरे काफ़ी जो सारे बड़े मित्र हैं वो बड़े पदों पे हैं, या यूँ कहें कि कला के बड़े जी प्रमुख जानकार लोग हैं, कला के महारत ही कह सकते हैं। और संयोग कहिए कि वो सब मेरे या तो क्लासमेट रहे हैं, या मेरे कॉलेजमेट रहे हैं, या आसपास, या उनसे मेरा निजी व्यवहार रहा है जी, या हम लोग जैसे वहाँ हॉस्टल में रहे तो उस समय मित्र बने, तो एक संयोग रहा कि एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना। और ये जब यूजुअली टेबलो बनते थे राजपथ पे जब चलते थे, तो मिनिस्ट्री में एक डिस्कशन था कि इसको इस तरह से कुछ नए ढंग से किया जा सकता है, तो वहाँ ये विचार उठा और हमने फिर इसको कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कला को राजपथ पे दिखाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का इससे बढ़िया हमारे पास अवसर नहीं था जी। और यूँ कहिए कि राजपथ पे जितना बड़ा डेलीगेशन होता है विश्व के जाने माने गणमान्य लोग और देश के भी जी, और एक कलाकार की, हर कलाकार की, मुझे लगता है हमने उसमें 1,500 लोगों को मौका दिया होगा। अच्छा। और 750 मीटर का कैनवास, वो 12 फीट ऊंचा,
और स्क्रोल थे काफ़ी लंबे लंबे, जो 80 मीटर के हमने एक स्क्रोल बनाए, करीब 26 स्क्रोल, शायद ज़्यादा ही रहेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल उसमें भी थे। तो तब ये इच्छा थी कि अब ये कर ही रहे हैं, तो इसमें एक तो भाव तो ये था कि आज़ादी के अनसंग हीरो से एक तो एजुकेट होंगे लोग, उनसे देश भावना जागृत होगी, और कला में भी एक इस तरह की एक खास तरह का, ये इससे बिग टूल एक्चुअली, एक बहुत बड़ा योगदान है ये। हाँ, तो इसको अब समझने के लिए कलाकारों को मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के या क्राफ्ट्समैन्स, इंडिजिनस आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, सबका एक खास तरह का मतलब समायोजन हो जाए जी। तो उस कोशिश में हमने ये बड़ा प्रोग्राम किया था, और मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल रहा। और हमने 2 जगह की थी इस प्रोग्रामों को, एक तो चंडीगढ़ में और एक उड़ीसा में जी। तो बहुत ही अच्छा लगा। इस बहाने हम लोग एक वैश्विक स्तर की एक ऊर्जात्मक कार्रवाई कर पाए जी। अनुभव अच्छा रहा कलाकारों के साथ। सबसे बड़ी एक विशेष बात थी जो मैं अभी भी चाहता हूँ, आप एकला चलो वाली बात रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, मतलब उन्होंने कहीं मेंशन किया था, पर मुझे लगता है अब वो संभव नहीं है। अब कलाकारों को मिलकर काम करना चाहिए, ये मेरा मतलब मानना है। और जितनी कला विधाएं एक साथ जिस एक प्लेटफॉर्म पे आएगी तो उनके अनुभव बढ़ेंगे, उनसे कुछ नवीनता निकलेगी। लेकिन उसमें उनकी बात को आगे समझने की ज़रूरत है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा एकला चालो। एकला चालो का मतलब आप अकेले चल पड़ो, कारवां अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल, जैसे आपके साथ लोग जुड़े तो ये चीज़ वही है, और उसी के अंदर से सब चीज़ें निकल रही है। और वो जो मैंने अपने मकसद के लिए उस आदि पंक्ति को यूज़ किया है जी। और मैं ये मानता हूँ कि कलाकार बहुत स्वाभिमानी होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना या उनके साथ एक साथ काम करवाना या उसकी विधा को बदल कर जी काम करवा लेना, ये कोई आसान नहीं है। आप किसी भी अभी हम किसी भी बड़े चित्रकार से बात करें तो उनका अपना एक स्वाभिमान है, उनको आप मतलब यू कांट टच जी। तो वहाँ एक मुश्किल ये रहती है हमारी कि हम इसको कैसे इनके बीच में समन्वय बनाएं, कैसे इनको एक दूसरे के साथ क्लब करें। देखिए अब बड़ा विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिस्टर्न चैपल जी, जिसमें अब राफेल, माइकल एंजेलो और अपने दा विंची, उन लोगों ने अब सब जानते हैं, मतलब विश्व की बहुत बड़ी घटना है। उन 3 लोगों ने जो काम किया वो विश्व की आज सबसे बड़ी धरोहर है कला में। और नहीं करने की वजह भी ये रही कि वो सब समझते थे हम वी आर एक्सपर्ट्स, अब इसके बाद कुछ नहीं बात करनी जी। तो वो मिराकल था बस, अगर उनको जुड़ना और उस समय पे एक साथ उनका आना। तो मुझे लगता है ऐसी संभावना अब हमारे कलाकारों के साथ है जी। अभी सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सरकारें सहयोग करती है, मुझे लगता है इस तरह का तो सहयोग कर ही रही है जी। ये बहुत अच्छा जो है, जैसे अब अपन बात कर रहे हैं कि मिरेकल, जब आपने मिरेकल की बात की तो मैं मानता हूँ कि रंग अपने आप में प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा चमत्कार है जिसे हम इंसान ही पूरे तरीके से देख पाते हैं। हमारी आंखों में इतना बड़ा कैमरा भगवान ने दिया है जो सारे रंग हम समझ पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं। और यही रंग जब नाट्य शास्त्र में बताए गए तो उन रंगों के माध्यम से इंसान के भावों को दर्शाया गया। आप जब रंगों के लिए कूंची उठाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो क्या फेवरेट आपका है? जैसे एब्स्ट्रैक्ट है या कोई अलग विधा है या सभी को मिक्स करते हैं? देखिए मेरा एक व्यक्तिगत राय है मेरी, हम हर समय में हमारे पास ईश्वर ने हर चीज़ बनाई अलग ढंग से। त्रिदेव बनाए हैं, मतलब 24 घंटे बनाए, प्रहर बनाए, हमारे खान पीने का उठने का समय बनाया। तो मुझे लगता है व्यक्ति इनसे भाग नहीं सकता, इनके बीच में जिएगा। तो मेरा ये है कि काम जब आप करते हैं तो आप उस समय के, उस स्वभाव के और उस परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। आप उससे ज़्यादा अगेंस्ट नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए जी। विद्रोह ज़रूरी है ना, लेकिन एक समायोजना के साथ द्वंद्व होना चाहिए। द्वंद्व बिल्कुल चाहिए। द्वैत की हम बात करें तो द्वैत को पकड़ना ही अद्वैत का हिस्सा है जी। और वही कोशिश हर हम कलाकार भी करते हैं और उसको तकनीकी ज्ञान से और निजी अनुभव से पा लेना ही, मुझे लगता है द्वैत को पा लेना है। हमारे लिए तो यही एक बड़ी कोशिश रहती है कि हम इसको कहीं छू लें। वो मेरा जो प्रश्न था वो अभी बीच में अधूरा है कि आप किस विधा में ज़्यादा? मैं नहीं, पहले जब मैं गया था तो जब मैं यहाँ था तो मैंने कहा था कि उस तरह की
उस वक्त समय आपने ब्लॉक परिस्थितियां प्रिंटिंग थी। और ब्लू पॉटरी वगैरह नहीं, सब उस समय कुछ मैंने की? एक सीरीज बनाई थी गल्फ वार, एक बहुत बड़ी सीरीज, जिसमें 60 काम किए थे मैंने, बड़े जी। काम, बड़े स्केल के काम। मुझे बहुत पसंद है बड़े काम करना। हम्म, और उस समय मैं जब दिल्ली गया था, दिल्ली मास्टर डिग्री के लिए, शायद 1-2 लोगों ने मास्टर डिग्री की होगी दिल्ली से। वो बहुत मुश्किल समय दौर होता था जब एडमिशन मिलना वहाँ, अच्छा। क्योंकि वहाँ शायद 6 सीट होती हैं, इसमें से 2 लोगों को एडमिशन मिलता है बाहर, ऑल ओवर द इंडिया से। अच्छा। तो वो सहयोग मेरा रहा, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं वहाँ से एजुकेशन ले पाया। तो यहाँ उस समय, हालांकि उस बीच में, तो वहाँ जब मैं गया था तब ये मेरी सीरीज़ बहुत चर्चा में थी। दिल्ली में सब पहचानते थे कि ये कौन है जो इस तरह का काम करता है। तो उसमें एक खास तरह की एब्सेक्शन भी थी और खास तरह का रियलिज्म भी था। तो ये मिला जुला जो मेरा यहाँ का और वहाँ का जो बीच का अनुभव था, उसको हमने कोशिश की थी। तो समय, मेरी सीमा किसी सीरीज़ के साथ चलती है। मैं जिस दौर में होता हूँ, जिस सोच में होता हूँ, उसके साथ काम को मैं अपना मतलब माध्यम बनाता हूँ, या कहीं के उसको रास्ता बना के उसके साथ चलता हूँ। तो उस समय थोड़ा मिला जुला काम था। और उसके तो बाद मतलब आप वाइब को देखते हैं, जो रिसेंटली क्या घट रहा है। बिल्कुल, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि परिपेक्ष और जो आपका आसपास का परिवेश है, उससे तो आपको स्वाभाविक है कि आप इन्फ्लुएंस होंगे। आपको वो चिंता, देखिए सामाजिक प्राणी हम लोग समाज से अलग नहीं है। समाज में जो भी कुछ घट रहा है या विविध रूप से कुछ बदलाव आ रहा है जी, तो उससे आप प्रभावित होंगे, चाहे वो मैकेनिज्म आए, चाहे वो सोशल, वो अपनी अभिव्यक्ति उसके लिए आवश्यक है। अच्छा, अब हम आपके इतने सारे काम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, उनके नाम लूँगा तो शायद प्रोग्राम ही अवार्ड्स में निकल जाए, लेकिन उन सभी चित्रकारों के लिए जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, जो बनाते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, सभी के लिए चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सिंपल बात मैं कहूँ, वो 2 पंक्तियों को मिक्स करूँगा मैं जी। मुझे फ्यूजन की आदत है। एक तो एक लाइन यूज़ करूँगा, बहुत कठिन है डगर पनघट की, और दूसरा ये कि ये आग का दरिया है, डूब के जाना है जी। शॉर्टकट कुछ भी नहीं एक आर्ट में, मुझे लगता है, क्योंकि शॉर्टकट आपको आप छोटा रास्ता तय करने को बोलता है। आज जितनी भी चीज़ें हैं, आप समझे 15 मिनट के तो कोई भी फेमस हो जाता है जी। दुनिया में कीमिया है आपको फेमस होने की, लेकिन जिस शिद्दत और जिस शाश्वत तरीके से आप काम करते हैं, वो आपको एक लंबे रास्ते तक ले जाता है। तो मुझे लगता है किसी भी काम को प्रयोगात्मक ढंग से, मेरा मानना है ज्ञान, ध्यान, विज्ञान और अनुसंधान, ये आपका जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसको अगर मानेंगे, इस पे आप पूरी अटेंशन रखेंगे, या यूँ कहिए कि इसको फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है आपके काम और आपके जीवन में बेहतर बदलाव होगा। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, और ये बदलाव वास्तव में होना चाहिए, और अच्छे सोच के साथ में अच्छे काम करने चाहिए। बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी आपसे बात करके, आप यहाँ आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, थैंक यू वेरी मच। खमागणी जयपुर, खमागणी दूर, खमागणी, नमस्कार। नमस्कार। तो अब आगे चलते हैं, हमारे बहुत से प्यारे प्यारे कार्यक्रम हैं, आप देखिए डीडी राजस्थान। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, नमस्कार।